कैसे चालू कर ले। देखो आ रहा है। Hi everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel Literary Scholars Academy with Dr. मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका इलेक्शन, ये जो होने वाले हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के जस्ट बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे टीजीटी पीजीटी के। तो आपके लिए मैं टीजीटी पीजीटी या एलटीजीआईसी या इसके अलावा एनटीए नेट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, हमारे यूट्यूब के माध्यम से अपनी क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब क्लासेस के अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि इसी सेम नाम से है मेरा, जिसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया होगा, तो आप वहां से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। डेली एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्विजेस मिलते हैं, वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं ये आप जान लें। आपको वहाँ डेली एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्विजेस मिलते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, और इसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई भी नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके और आपको सारी वीडियो क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। दूसरी बात ये, एक और ख़ास आपके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं या आप कम समय में अपने अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अब आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, आपको बस करना क्या है कि आप चाहें तो मेरे पेड बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच में मैं और मेरे साथ मेरी एक्सपर्ट टीम जो है वो आप सबको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक चीज़ें आपको देती हैं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, आपको एलिमिनेट लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपको क्या कुछ कवर करना है, क्या आपको स्किप करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर हमसे आप लाइव जुड़ सकते हैं, आप वहाँ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप वहाँ यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको। इसके अलावा आपको अलग से डेली प्रैक्टिस मिलता है, सारा कुछ टॉपिक वाइज, चाहे वो लिटरेचर हो, लैंग्वेज हो, सारी चीज़ें, वोकैब से लेकर हर चीज़, जितना आपका पूरा कोर्स है सब कुछ उसमें कवर किया जाता है। तो उस इन सब के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा मेरे नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 1 मिनट, मेरा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स, सफलता आपकी और प्रयास हमारा होगा। आप सफल होंगे, हमारा सिर्फ प्रयास होगा। इसके लिए आपको मुझ तक पहुंचने के लिए पहला काम तो यह करना है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा 8115590317 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पर मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सीधे मुझसे कनेक्ट होंगे। यहाँ आप कोई इमीडिएटर नहीं है जिसे आपको कहीं किसी से क्वेरी करनी पड़े, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 4 काम आप ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और आप अपना एक छोटा सा प्यारा सा इसमें कमेंट ज़रूर दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस आज के टॉपिक को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम, जो आपके लिए मैं आज दे रहा हूँ, सेकेंड पोएम है। ये क्या है इनका? वी आर सेवन। टाइटल ऑफ दिस पोएम इज वी आर सेवन, एंड दिस पोएम was composed by William Wordsworth. As you know, William Wordsworth was a great poet of Romantic era. You can say that he was the true harbinger of Romantic era. He was called the worshipper of nature. He was called the high priest of nature. Okay, and he belongs to the first generation of Romantic era. So the time tenure of William Wordsworth is 1770 to 1850. Okay. 1770 से 1850 इनका टाइम टेन्योर है। अब हम बात करते हैं
इस पोएम की बात करते हैं। तो यहाँ जैसे आपने देखा टाइटल में 7 दिया हुआ है, 7 मीन्स यहाँ पर 7, यहाँ पर किसी 7 की किसकी बात कर रहा है, वी जो है ना यहाँ पर ये जो इसको लेकर के, यानी जो इसमें स्पीकर है यानी कि एक चाइल्ड है, ठीक है ना, और इसके साथ कितने लोग हैं, इसके साथ पूरी इसकी फैमिली में जो इसके सिबलिंग्स है इसको लेकर के इंक्लूडिंग हर, इसको लेकर के कितने लोग हैं, 7 यानी कि 7 के। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि कहती है कि हम 7 लोग हैं। अब देखते हैं ये 7 लोग हैं, ये कहना क्या चाहती है। चूँकि जो है ये पोएम हमारा जो है टाइटल से पता चल गया कि इसमें काउंट कर रही है, अपनी फैमिली के बारे में बताती है। अब ये हमारा जो पोएम है एक्चुअली ये कन्वर्सेशनल टाइप का पोएम है, ये डायलॉग फॉर्म में ये पोएम है, और ये बातचीत होती है, यहाँ पे बिल्कुल बातचीत होती है, स्टोरी इसमें जो है डेवलप होती है। तो जब आप देखते हैं लिटरेरी टेक्निकली अगर आप देखते हैं कि किसी भी पोएम में अगर स्टोरी डेवलप होती है, उसमें जो है म्यूजिकल उसका टच होता है, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखते हैं वो बैलेट कहलाती है। ओके, बैलेट जो है बैलेट। तो ये जो है टेक्निकली आपने देखा कि इस पोएम का जो जेनर है वो क्या है, ये बैलेट में है। और चूंकि ये पोएम जो है ये पब्लिश किस पे हुई थी, तो ये लिरिकल बैलेट जो है ये कोलैबोरेशन वर्क था किसका, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज, ठीक है। लेक पोएट में इनका नाम आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ का, और सदे हैं इसमें, ठीक है, कॉलरिज हैं। तो अब देखते हैं लिरिकल बैलेट में। लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन डेट क्या है, 1798 है, 1798 ये इसका जो है पब्लिकेशन डेट है, आपने देखा। अब हम बात करते हैं इस स्टोरी की, जब बात करते हैं तो स्टोरी शुरू कहाँ से होती है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि इस स्टोरी, किसी भी आप पोएम को पढ़ते हैं, आप किसी पोएम या सोनेट को पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको आपको कवर करना होता है। जैसे आप कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे वो आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो या आपका खास तौर पे आपका जब अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको क्या क्या कवर करना होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप ये देख लें, कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पहला आपको क्या करना होता है, किसी भी पोएम या सोनेट का उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होता है। इसके अलावा यानी वो किस लिए लिखा गया और उसके पीछे क्या रीज़न था, ठीक है ना, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद आपको देखना होता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें। तो पहले हम बात करते हैं क्या, इसके जो है हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉरोथी के साथ एक टूर पर थे। और वो कहाँ टूर पर गए थे, तो टूर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो एक गुडरिच कैसल, इसमें एक्चुअली दो तरह के लॉजिक है। पहला तो कुछ लोगों का मानना है कि गुडरिच कैसल पे जो है ये कब पहुंचते हैं, 1793 में पहुंचते हैं, 1793 में वो पहुंचते हैं। और वहाँ वो हैपन टू मेट अ चाइल्ड, और वहाँ पर वो एक चाइल्ड से मिलते हैं, ठीक है ना। वो चाइल्ड कैसी होती है, बच्ची होती है छोटी 8 साल की, और वो बच्ची जो होती है वो कैसी होती है, रस्टिक होती है ना। तो रस्टिक मीन्स क्या होता है, गंवारू देहात, है ना। रस्टिक यानी रूलर, ठीक है ना, रूलर यानी कि गाँव की सीधी सादी, गांव के लोग जैसे माना जाता है कि सीधे साधे होते हैं वो, ठीक है, सीधे साधे बिल्कुल, है ना, वो सिंप्लिसिटी उनमें होती है ना। मतलब सिंपल पर्सन जो होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू चीट अनदर, तो वो बिल्कुल ये नहीं जानते कि किस तरह से, दे डोंट नो द आर्ट ऑफ, है ना, चीटिंग, वो चीटिंग का आर्ट नहीं जानते हैं। दे डोंट नो द आर्ट ऑफ फ्लैटरी, सिंपल पर्सन जो होते हैं वो फ्लैटरी, चापलूसी, है ना, और किसी को धोखा देने की कला में वो निपुण नहीं होते। तो कहने का मतलब ये सिंपल लेडी से, सिंपल चाइल्ड से मिलते हैं। तो ये हो गया इसका जो है, इसके पीछे पहला रीज़न हो गया। लेकिन कुछ इसमें जो है कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसा नहीं था, बल्कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उसी सेम एरा में, यानी कि सेम टाइम में कहाँ जाते हैं वो, सेंट मेरी एंड जो अदर सेंट्स थे, ओके, अदर सेंट इनके जो है वो ग्रेव स्टोन को ये देखते हैं और वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इस तरह से जो है ये पोएम को इन्होंने लिखा, ठीक है। अब ये हो गया इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि जब ये पोएम हमारा पब्लिश किया गया और ये लिखा गया, तो चूंकि ये किस जगह और किस सन में लिखा गया, मतलब किस टाइम में लिखा गया, तो सन आप देखते हैं ये 1798 हो गया। 1798 का जो कौन सा महीना था, वो स्प्रिंग का सीजन था,
ठीक है ना, बसंत ऋतु का, जैसे स्प्रिंग का सीजन था, स्प्रिंग सीजन में वो प्लेस कौन सा था, अल्फॉक्सडेन, अल्फॉक्सडेन प्लेस पर ये जो है क्या करते हैं, वहाँ ये इन्होंने इस पोयम को कंपोज किया था, ठीक है, VR7 पोयम को। अब ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब आप देखते हैं इस फॉर्म में हो गया, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखते हैं इसका जो थीम है, तो थीम इसका क्या है, थीम देखते हैं, थीम की बात करते हैं तो इसमें जो है फिलॉसफी ऑफ डेथ को दिखाया गया है। पहला पॉइंट हो गया आपका फिलॉसफी ऑफ डेथ हो गया, ओके, ये आप इसको नोट कर सकते हैं, फिलॉसफी ऑफ डेथ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको दूसरा कभी भी किसी का वीडियो या किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इवन कि मैं आपको यहाँ तक बताऊँगा कि आपके कौन से स्टैंजा से कैसे किस टाइप की लाइन एग्जाम में आ सकते हैं TGT PGT में, ओके। एंड नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट, इसका जो थीम होगा वो क्या होगा कि ये जो पोयम हमारा है, इट डिपिक्ट्स द इनोसेंट नेचर ऑफ ए चाइल्ड टुवर्ड्स द लाइफ एंड डेथ। तो आप देखते हैं कि लाइफ एंड डेथ के, यानी ज़िंदगी और मौत के दरमियान जो डिफरेंस है, इसके बारे में ये पोयम जो है दिखाती है कि एक छोटी सी बच्ची का क्या नेचर है, वो क्या सोचती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसकी आइडियालजी होती है, किसके लिए, लाइफ एंड डेथ के लिए। तो मैंने बताया कि दिस पोयम क्या डील्स करती है, द इनोसेंट नेचर ऑफ ए चाइल्ड टुवर्ड्स लाइफ एंड डेथ। तो ये हो गया इसका दोनों थीम हो गया। अब बात करते हैं इसके टोन की बात करते हैं, इसके टोन की बात करते हैं। तो टोन जो इसमें है, ठीक है, आपने सेटिंग देख लिया, कहाँ पर सेटिंग है, किस टाइम में, किस उसमें है, टाइम एरा में है। तो अब बात करते हैं सेटिंग की बात करते हैं। तो सेटिंग में जो है भाई, हमारा पहला सेटिंग इसका है फ्रस्ट्रेशन, ओके, फ्रस्ट्रेशन है इसका सेट, इसका टोन जो है फ्रस्ट्रेशन में है। एंड इंसिस्टेंस, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन किसका दिया हुआ है, फ्रस्ट्रेशन आप देखते हैं कि इस कंक्लूजन में है ना, कंक्लूडिंग जो स्टैंजा है, इसमें जो है पोएट का फ्रस्ट्रेशन दिखाया हुआ है कि वो जो है कितना भी बोलता है, कितना भी समझाता है, कितना भी आर्गूमेंट करता है, बट ये जो चाइल्ड है इसकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड बात करते हैं इंसिस्टेंस, यानी जो बात को अपनी जोर देती है, बात को अपनी जिद पर अड़ी हुई है, वो कौन है, वो चाइल्ड है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो शी इज़ वेरी सिंपल, शी इज रस्टिक, शी इज, और क्या है वो, है ना। तो जो रस्टिक पर्सन होता है, एक्चुअली इन्होंने वर्ड्सवर्थ से आप देखेंगे कि रोमांटिक एरा का सबसे खास बात ये था कि इसमें जो है सिंपल कॉमन पर्सन को, है ना, फूल को, पत्तियों को, मतलब नेचर को ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, या तो नेचर को या तो सिंपल कैरेक्टर को। लाइक जैसे पहले यह था कि नायक नायिकाओं का नक्शी वर्णन होता था, या जो है उसमें आप जो है देखेंगे नियो क्लासिकल एरा में क्या होता था कि उसमें वर्ड्स जो है बहुत ही अलेक्जेंडर पॉप वगैरह बहुत ही हाईली ऑर्नामेंटल एंड बॉम्बास्टिक लैंग्वेज यूज करते थे। बट यहाँ ये चीज़ नहीं है, आप यही चीज़ उसी के अगेंस्ट इसका रिएक्शन था रोमांटिसिज्म में। तो आप देखते हैं रोमांटिसिज्म में इन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में कहा भी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि पोइट्री की लैंग्वेज जो होनी चाहिए क्या, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। अब पोएम लिखने के लिए, क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर हमारा क्या हो, वो एलीट क्लास का हो, है ना, वो कोई जो है एलिट क्लास का हो, या बहुत ही हम ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज करें। तो पोइट्री शुड बी कॉमन, है ना, फॉर द कॉमन पीपल, एंड द लैंग्वेज आल्सो शुड बी कॉमन इनके अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। अब बात करते हैं, अब देखिए इसमें देखते हैं, हमने ये दो चीज़ देखा कि एक तो यहाँ पर एक तो कैरेक्टर कौन हो गया, ये एक है यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है, एक तो चाइल्ड का आप देखते हैं कैरेक्टर पहला जो है ये चाइल्ड यानी बच्ची है, ये छोटी सी, है ना। एंड दूसरा जो कैरेक्टर है ये किसका है, पोएट का है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों अलग अलग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है बिल्कुल सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ओके, एंड सिंप्लिसिटी को करती है, एंड इनोसेंस है बिल्कुल ये। एंड पोएट जो है वो क्या है, मैच्योर है, और ये इमेच्योर है, ओके। ये एक तरफ जो है इमेच्योर है और ये परिपक्व है ना, ये अपरिपक्व है और ये मैच्योर है। तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है पूरे ऑल ह्यूमन बीइंग्स को जो मैच्योर होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं जब ये सिंपल है और सिंप्लिसिटी है तो इसका मतलब सी डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ।
ठीक है। तो ये जिंदगी और मौत के बारे में जानती है, इसके बिल्कुल भी ये नहीं पता कि एगनी क्या होता है ना, मिजरी क्या होता है, डिफिकल्टीज क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसे नहीं पता। इसे बिल्कुल भी कोई ना ये परवाह करती है ना। इसे ये बिल्कुल गमों से क्या है, दुनिया के तकलीफों से, दुनिया के गमों से क्या है, बिल्कुल बेगम है, यानी उसे कोई भी लापरवाह है। और दूसरी तरफ पोएट जो है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना, फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो जैसा कि ये जो फिलोसफी बताता है, आप देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे जो है पोएट, बहुत सारे लोगों ने इसको जो है इस पर अपने जो है व्यूज, अपने आइडियाज दिए हैं। जैसे कि हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, बहुत ही विक्टोरियन एज के बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट पोएट हैं वो। रॉबर्ट ब्राउनिंग की देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी एक पोएम लिखा प्रोस्पिसे। प्रोस्पिसे में उन्होंने उन्होंने सीधा सीधा क्या बोला है कि आई वॉज यूर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। ओके, ये बिल्कुल ऑप्टिमिज्म का इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइफ के बारे में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विलियम शेक्सपियर की जूलियस सीजर सेकेंड, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में, जब वो अपनी वाइफ कैलिफोर्निया से बात करता है कि उसको जब कैलिफोर्निया बताती है कि तुम्हें जो है कॉन्स्पिरेटर तुम्हारी हत्या कर देंगे, इसलिए तुम मत जाओ बाहर, है ना, 15 मार्च इज डेंजरस फॉर यू। तो वो क्या कहता है कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, बट द वैलियंट टेस्ट बट द वैलियंट टेस्ट द डेथ बट वन। तो कहना यह चाहता है कि कायर जो है 100 बार मरता है एक मौत से, है ना, मतलब कायर की मौत 100 बार मरता है डर डर के, और बहादुर एक ही बार मरता है। तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। और आपने देखा इसमें जो है मैच्योर पर्सन किस तरह से आपने जॉन डन की भी पोएम में देखेंगे आप, डेथ बी नॉट प्राउड में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज दिया हुआ है। यूलिसेस में भी उन्होंने दिखाया हुआ है। टेनेसन में, टेनेसन की है पोयम, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए हुए हैं। अब बात करते हैं, आपने देख लिया बेसिक चीज़ें, आपको ये सब पता चल गई। अब इसकी बात करते हैं हम, इसमें कंक्लूजन में देखते हैं कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। आप नोट करते जाएं पॉइंट को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। अगर अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम समय है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अभी ना देखें। जब आपके पास टाइम हो, इत्मीनान सुकून के साथ नोटबुक अपने ले करके, पेन ले करके आप इसे नोट करिए, कॉपी पेन लेके आप इसे नोट करते जाएं और लिखते जाएं, समझते जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में एक ही बार में सब कुछ आप कवर कर लें। ओके, अब बात करते हैं हम इसका जो कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन जो ये कंक्लूड करता है पोयम, तो कंक्लूड कैसे होता है ना, कंक्लूड जो होती है, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूड जो है, यानी कंक्लूजन, कंक्लूजन कर देते हैं। ओके, एक मिनट। कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक मतलब ये एसोसिएट डे होते हैं यहाँ पर, अ डिवाइड बिटवीन पोएट एंड द चाइल्ड, है ना। तो आप देखते हैं कि इस पे पोएट और चाइल्ड, यानी नरेटर और चाइल्ड के बीच में जो है क्या है, एक डिवाइड, है ना, एक डिवाइड आइडियाज, है ना, डिवाइड आइडियाज को दिखाया गया है। ये हो गया। अब बात करते हैं, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं क्या, अब सोनेट के, यानी सॉरी पोयम के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जैसे आप सोनेट का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसी तरह यहाँ पे आप पोयम का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, पोयम का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब पोयम का स्ट्रक्चर बेसिकली देखते हैं, तो ये जो है कितने लाइन, कितने स्टैंजाज में है, ये 17 स्टैंजा में है। ओके, 17 स्टैंजा में है। और ये टोटल इसमें जो लाइन है वो कितने हैं, 69 लाइन्स है। ओके, 69 लाइन्स है, 69 लाइन्स हो। अब बात करते हैं इसके बाद क्या है कि इसमें जो स्टैंजा फर्स्ट है, फर्स्ट स्टैंजा जो है वो क्या है, इसको किसने लिखा है, एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है। यह आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में फंसा देता है कि इसको बहुत से लोग इसको वर्ड्सवर्थ ही लिख के आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है मतलब सेकेंड से लेकर के, और मतलब 2 स्टैंजा 2 से लेकर के और पूरा 17 तक किसने लिखा है, इसको मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके, अब बात करते हैं, देखें अब इसके जो है पैटर्न को देखते हैं हम क्या है। इसका जो पैटर्न है, साफ कर दे जरा पेज को हम। सॉरी, इसका पैटर्न देखते हैं, इसको साफ करते हैं।
इसके पैटर्न को देखेंगे, फिर इसकी स्टोरी देखेंगे, इसमें स्टोरी में क्या है, फिर इसके बाद आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। कि स्टोरी को जानने के लिए आपको पहले इसके कैरेक्टर को देखना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर है, उसका प्लेस क्या है और कितने लोग हैं। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे तभी आपको स्टैंजा समझ में आएगा, वरना दिक्कत होगी। आई होप कि इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस पोयम को पहली बार पढ़ रहे होंगे। चलें अब बात करते हैं। तो इसमें जो है 17 स्टैंजा है टोटल, जिसमें से आपका जो जो 1 to 16 स्टैंजा जो है, इसकी राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। तो राइमिंग स्कीम है ए बी एंड ए बी, रिपीट है ना, बार बार यही होता है। फिर उसके बाद जो है आप देखते हैं ये जो है किसमें है, क्वार्टरन फॉर्म में है, क्वार्टरन फॉर्म में है। एंड जो लास्ट स्टैंजा है 17 स्टैंजा, यानी कि जो लास्ट है ना, ये लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 17, ये किसमें है, क्विंटेन। क्विंटन क्या होता है, देखिए क्वार्टरन जो होता है वो स्टैंजा ऑफ 4 लाइन, ये 4 लाइन का स्टैंजा होता है ना, मैंने आपको सोनेट पे बताया है। और ये जो होता है ये 5 लाइन का होता है, 5 लाइन्स का होता है स्टैंजा। ओके, अब बात करते हैं इसके मीटर की बात करते हैं। तो इसका जो मीटर है फ्रेंड्स, वो मीटर इसमें क्या है, इसमें रेगुलर मीटर यूज किया गया है। ठीक है, क्या है, रेगुलर मीटर। ठीक है, रेगुलर मीटर। रेगुलर मीटर में क्या है, आप देखेंगे इसमें याम्बिक, एक में है आपका याम, सॉरी, हाँ, याम्बिक आपका क्या है, टेट्रामीटर, याम्बिक टेट्रामीटर। और दूसरा, चलिए यहीं से बना देते हैं, ये आपका हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, याम्बिक ट्राईमीटर। अब देखते हैं इसमें ये याम्बिक, ये टेट्रामीटर और ट्राईमीटर क्या है। तो इसमें एक्चुअली जो सिलेबल का जो बीट होता है इसी पर ये जो है डिपेंड होता है। तो इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें 4 बीट होते हैं, इसमें 4 बीट होंगे और इसमें जो है 3 बीट होंगे। ये सब आप लोग नोट करते रहिए, सब कुछ इसमें बहुत कुछ, मैं इस पोयम में मैं आपको बहुत कुछ कवर कर रहा हूँ, बहुत कुछ है ना। आई थिंक कि इसमें आपको पढ़ने के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको चलिए याम भी समझा देते हैं, है ना। याम, याम क्या होता है, देखिए याम जो होते हैं इसमें 2 टाइप के सिलेबल होते हैं। ये ट्रॉकी का जो है ये अपोजिट होता है, एक तरह से यूँ कह सकते हैं। तो पहला होता है इसमें अनस्ट्रेस होता है ना, एंड दूसरा होता है स्ट्रेस होता है। याम्बिक पेंटामीटर को यूज जो है उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने किया है। और अगर बात की जाए कि याम्बिक पेंटामीटर सबसे पहले किसने यूज किया था, तो जेफरे चासर ने किया था, ट्रेज ऑफ फोली में किया था, एंड द बुक ऑफ डचेस में किया था उन्होंने। ओके, बाकी जो है ये हमारा हो गया, इतना पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके स्टोरी की बात करते हैं। गुड, एक मिनट, बस स्टोरी के बाद हम इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे। इसको थोड़ा साफ़ कर दें, हम पेज थोड़ा कम पड़ जा रहा है ना, तो साफ़ कर दें। आप इसे नोट कर दें या नोट करते जाइएगा या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस वीडियो में जो भी आपको पॉइंट मिल रहे हैं आराम से बाद में इसको लिख लीजिएगा। और हाँ, ये जो भी मैं पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने वहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे रखा है। ओके, और सोनेट का अगर आपको बाकी सारे सोनेट देखने हैं विलियम शेक्सपियर के, तो प्लेलिस्ट उसकी अलग से बनी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी जो है एक्चुअली इसमें स्टोरी में, हाँ, स्टोरी में हम देखते हैं कि इसमें एक तो ये स्पीकर है, तो स्पीकर इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो तो नरेटर है। हम देखते हैं इसमें 7 सिबलिंग्स की देखते बात करते हैं, क्योंकि वी आर 7 से ही शुरू हुआ है। तो 7 क्या है, 7 सिबलिंग्स की बात करता है। ओके, 7 सिबलिंग्स। अब जो 7 सिबलिंग्स है इसमें पहला जो है वो कौन है, ये जो है ये चाइल्ड है, ये बच्ची है। अब बच्ची का, अब यहीं से क्वेश्चन उठता है, बच्ची की एज कितनी होती है, तो ये 8 ईयर्स होती है। अब कैसी होती है, ये कॉटेज गर्ल होती है, कॉटेज गर्ल होती है ये, या यूँ कह सकते हैं कि ये रस्टिक होती है बिल्कुल।
सिंपल गर्ल होती है। एंड दूसरा जो है, अब यहाँ बात करते हैं इसके जो बाकी सिबलिंग्स हैं, तो बाकी सिबलिंग्स में इसमें जो 2 सिबलिंग्स होते हैं इसके, 2 ऑफ देम, है ना, सॉरी ऐसे हो गया, 2 ऑफ देम, ये कहाँ होते हैं, ये एट कॉनवे। ओके, 2 लोग यहाँ पे, अब यहाँ काउंट करते जाइएगा, 2 ये हो गए और एक बच्ची हो गई, ये 3 हो गए। फिर जो 2 की बात बताती है, ये बताती है कि 2 लोग कहाँ गए हुए हैं, 2 ऑफ देम एट शी। ठीक है, यानी कि ये हो गए 2, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4, और ये 5। अब जो लास्ट में जो 2 बचते हैं, ये जो 2 ऑफ देम हैं, ये 2 कहाँ होते हैं, ये यहाँ पे चर्च यार्ड में होते हैं। ये यहाँ इसको कर देते हैं, चलिए जगह कम पड़ रही है आई थिंक, यहाँ से लेते हैं यहाँ। ओके, यहाँ नीचे कर देते हैं इसको पूरा। अब जो है यहाँ इसको एक्सप्लेन कर देंगे। 2 ऑफ देम कहाँ पर है, ये चर्च यार्ड में है, चर्च यार्ड। और चर्च यार्ड में यहाँ पर क्या यूज करती है, ये ले वर्ड यूज किया है, हर पूरे स्टैंजा में इसने ले यानी कि यूफ्यूज का इसने यूज किया हुआ है। तो ये नहीं मानती यूफ्यूज मतलब तो अनप्लीजेंट चीज को प्लीजेंट वे में रिप्रेजेंट कर देना, है ना, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव, या अनप्लीजेंट को, है ना, जो ब्लंट चीजें होती हैं उसको प्लीजेंट में यूज कर देना, दैट इज कॉल्ड यूफिमिज्म। ठीक है, तो यानी कि ये ले का मतलब ये लोग मर चुके हैं, कब्रिस्तान में हैं। तो अब चूंकि 2 लोग यहाँ पे हैं, है ना, 2 यहाँ हो गए, 2 ऑफ देम, तो 2 और ये 2 और ये 2, है ना, 2 4 6 हो गए, और ये एक बच्ची हो गई 7। लेकिन अब चूंकि ये जो 2 है, इस 2 में एक इसकी बहन है और एक इसका भाई है। बहन का नाम होता है क्या, जेन, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका, इसका क्या नाम, सबसे पहले इसी की डेथ होती है, और इसके बाद दूसरा इसका भाई होता है, उसका नाम होता है जॉन होता है। ठीक है, अब जॉन, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जब मैं आपको पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे कैरेक्टर बताऊंगा, तो आपको ये भी एक्सप्लेन कर देंगे कि ये कैरेक्टर कहाँ से इसका नाम आया। ठीक है, तो देखिए जॉन जो होता है, एक्चुअली ये आप बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट 2 इसके पार्ट हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जब आप पढ़ते हैं, जो कि उसकी जो ओरिजिन है कहाँ से ली गई है, जेनेसिस से। जेनेसिस मतलब क्या होता है, जिसे कहते हैं तौरात, है ना, जो ज्यूज जिसको पढ़ते हैं। तो उसमें जो है जॉन का मतलब क्या कहा गया है, यूहन्ना, यूहन्ना, यानी ये जो है यूहन्ना का जो जेनेसिस का या ओल्ड टेस्टामेंट में जो यूहन्ना वर्ड आया हुआ है, उसी को अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉन कहते हैं। आई थिंक आपके लिए सबसे ये जो है यूनिक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं, इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। अ सिंपल, सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, इस चाइल्ड के बारे में कि वो कैसी है और उसके मन में कौन से सवाल आए। तो अ सिंपल चाइल्ड दैट लाइटली ड्रॉज इट्स ब्रीथ। अ सिंपल चाइल्ड मीन्स एक छोटी सी बच्ची, एक साधारण सी बच्ची। साधारण का मतलब यहाँ सिंपल मीन्स क्या है, उसकी सिंप्लिसिटी, है ना, उसकी इनोसेंस के बारे में बता रहा है कि वो रस्टिक है, वो गांव की है, वो देहात की है, उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता। शी डजंट नो द आर्ट ऑफ ट्रिचरी, है ना, धोखे की कला उसे नहीं पता है, वो बिल्कुल मासूम है। दैट लाइटली ड्रॉज इट्स ब्रीथ, जो क्या करती है, लाइटली मीन्स यहाँ पर लाइट से लाइटली, है ना, लाइटली यहाँ पर एडवर्ब बना दिया। लाइटली मतलब क्या है, बिल्कुल जो है सिंपल, यहाँ सिंपली। ड्रॉज इट्स ब्रीथ यानी अपनी सांसें लेती हैं, अर्थात अपने जीवन को गुजारती हैं, जो बहुत ही, है ना, सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पे यूज किया गया है। कितना बढ़िया यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया, जो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसानी से जीती है। एक सिंपल लड़की है जो अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से, यानी कि बहुत ही तड़क भड़क वाली ज़िंदगी नहीं, बहुत शांत और बहुत साधारण ज़िंदगी वहाँ वो गुजारती है। एंड फील्स, और अपनी ज़िंदगी में वो महसूस करती है क्या, इट्स लाइफ इन एवरी लिम्स। एवरी मीन्स प्रत्येक, लिम्स मीन्स क्या है, बॉडी का पार्ट, है ना, बॉडी पार्ट। और अपने प्रत्येक बॉडी के पार्ट, अपने हाथ पैर आँख नाक मुंह, इन सब में वो क्या, जीवन को महसूस करती है। अर्थात उसके सारे बॉडी के पार्ट, उसके जो है ना, जो भी बॉडी के पार्ट है वो एक्टिव है, यानी वो इनएक्टिव नहीं है, यानी वो जिंदा है और जिंदगी को महसूस करती है, और वो जिंदा दिल लड़की है। व्हाट शुड इट नोज ऑफ डेथ। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ गया है ना, क्या क्वेश्चन है, व्हाट शुड इट नोज, वो क्या जाने मौत क्या होती है। अर्थात शी डजंट नो अबाउट डेथ, है ना, शी डजंट नो द फिलॉसफी ऑफ डेथ। ओके, तो आपने देखा ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा स्टैंजा शुरू हो रहा है।
ठीक है। स्टैंजा यहाँ देखते हैं, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, कहता है कवि यहाँ, स्पीकर कहता है वर्ड्सवर्थ कि आई मिस, मैं मिला, कहाँ मिला, किससे मिला, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, एक छोटी सी, है ना। कॉटेज का मतलब यहाँ पर झोपड़ी नहीं है, बल्कि कॉटेज का मतलब कॉटेज में रह, झोपड़ी में रहने वाली लड़की, अर्थात एक सिंपल लड़की, एक जो है सिंपल बच्ची, एक सिंपल, एक छोटी सी, एक साधारण बच्ची से मैं मिला, जो कि कहाँ रहती थी, झोपड़ी में रहती थी। शी वॉज 8 years old। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा आपका टीजीटी में कि बच्ची की उम्र कितनी थी, तो वो 8 साल की थी, है ना, वो 8 साल की बच्ची थी। कैसे पता चला, शी सेड, यानी जब वो उससे मिला तो तुरंत इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन इसमें डेवलप हो गया, है ना, यहाँ बातचीत शुरू हो गई। यानी कि इसने क्वेश्चन पूछा होगा कि अय बच्ची तेरी एज कितनी है, तू कितने साल की है, तो इसने बताया कि मैं 8 साल की हूँ, है ना, शी सेड, उसने बताया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये पोएम है, आप आसानी से समझ सकते हैं। हर हेयर वॉज थिक विथ मैनी अ कर्ल, है ना। तो यहाँ पर अब इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा है पोएम, कह रहा उसके उसके बाल जो थे वो थिक मींस मोटे थे, है ना, घने थे, विथ मैनी अ कर्ल, जिसमें बहुत सारे जो है क्या, वो घुंघलारे बाल थे, मतलब उसके बाल बहुत ही मोटे और घुंघराले थे। दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड, जो कि क्या क्लस्टर्ड मींस क्या था, एक राउंड, एक इकट्ठा होना, यानी उसके बाल जो उसके सिर पे क्या चारों तरफ से घिरे हुए थे, यानी पूरे पूरे सिर में उसके घने हुए बाल थे और जो कि कर्ली हेयर थे। नेक्स्ट हो गया ये स्टैंजा हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, शी हैड अ रस्टिक, यानी वो कैसी थी, बहुत ही सिंपल थी। रस्टिक मीन्स गंवार होता है एक्चुअली, है ना, गंवारू, बहुत सिंपल थी, बहुत ही बिल्कुल ग्रामीण टाइप की थी। वुड लैंड एयर, यानी वो बहुत ही किसी गांव, किसी जंगल में, है ना, बिल्कुल खेत खलिहान की रहने वाली उनकी लड़की वो दिख रही थी, एकदम साधारण लड़की दिखती। अब जब वो कैसी दिख रही थी भाई, इसकी पेशा और उसके जो है उसके पोशाक वैसे होंगे, है ना, पेशा भी उसका वही रहा होगा और पोशाक भी वैसे होंगे। तो वुडलैंड एयर, एंड शी वॉज वाइडली क्लैड, और वो क्या, उसके जो पोशाक थे, यानी उसके वस्त्र थे, यानी जो कपड़े थे उसके कैसे थे, वाइडली मतलब क्या है यहाँ पर, सिंपल, यानी कि गंवार, है ना, देहाती टाइप का। उसके कपड़े भी कैसे थे, देहाती टाइप के कपड़े थे। हर आईज वर फेयर, उसकी आंखें कैसी थी, खूबसूरत थी, फेयर मीन्स खूबसूरत, एंड वेरी फेयर, और बहुत खूबसूरत थी वो, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, और इवन की वो लड़की भी बहुत ही खूबसूरत थी, है ना। अब जब वो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी बच्ची जो कि गांव की थी, जिसके कपड़े बहुत ही सिंपल थे, मतलब वो सिंप्लिसिटी पसंद करती थी, ऐसी टाइप की लड़की को देख करके, है ना, हर ब्यूटी, इसकी खूबसूरती को देख करके मेड मी ग्लैड, पोएट कहता है कि मैं बहुत ही खुश हो गया और मैं बहुत ही उससे अट्रैक्ट हो गया, है ना, और उसे देख करके मैं भाव विभोर हो गया एक तरह से। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लिटिल मेड, किस तरह से देखिए बात कर रहा है, ए बी राइम स्कीम चल रही है, कह रहा लिटिल मेड, छोटी प्यारी बच्ची, मुझे बताओ कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हाउ मेनी यू मे बी, यानी तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, आप मुझे बताओ। क्वेश्चन उठ गया, यहाँ पे क्वेश्चन डेवलप किया। तब देखते हैं फिर क्या है, हाउ मेनी, हाउ मेनी शॉकिंग होकर के पूछती है, हाउ मेनी कितने, तो कहती है 7 इन ऑल, कुल मिलाकर 7 भाई बहन है। कितने हैं, 7 भाई बहन हैं। शी सेड, उसने कहा कुल मिला के 7 भाई बहन मेरे हैं। एंड वॉन्डरिंग लुक्ड एट मी, और इतना कह के, इतना कहते हुए जब ये इसने बोला तो वॉन्डरिंग लुक्ड एट मी, इसने मेरे तरफ बहुत ही शॉक होकर के, बहुत ही सरप्राइज एस्टोनिश्ड होकर के ये मेरे तरफ देखी, और इसने बोला कि मेरे 7 भाई बहन हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एंड वेयर आर दे, अब फिर यहाँ पे जो है पोएट यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछता है कि एंड वेयर आर दे, वो लोग कहाँ पे रहते हैं। आई प्रे यू टेल, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट, विनती, चिरौरी करता हूँ, मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ रहते हैं। तो शी आंसर्ड, वो जवाब देती है, 7 आर वी, भाई हम लोग तो 7 लोग हैं, जिसमें से एंड 2 ऑफ अस एट कॉन्वे ड्वेल, हम में से 2 लोग कॉन्वे, मैंने अभी आपको स्टोरी इसलिए पूरी बता दी थी डायग्राम बना के, है ना। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, कहाँ गए थे 2 उसके पहले वाले, कॉन्वे ड्वेल, वहाँ पर निवास करते थे, वहाँ कयाम करते थे, है ना। और इस तरह से एंड 2 आर गॉन टू शी, और 2 जो बचे हुए हैं वो उसमें से वो कहाँ हैं, वो समंदर में गए हुए हैं। अब समंदर में क्या करने गए हैं, क्या मछली पकड़ने गए हैं, क्या उनका वहाँ पर कोई कारोबार है, ये इसे नहीं पता, ना ये ऐसा कुछ बता रही है कि मतलब किस काम से गए हैं। बट आपको इतना केवल पता होना चाहिए कि 2 लोग समुद्र में थे, है ना, वहाँ काम कुछ हो रहा होगा, और 2 लोग कहाँ थे, वो है ना, कॉन्वे ड्वेल पर थे, यानी कॉन्वे में रहते थे। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, उनमें से फिर कहती है कि 2 लोग कहाँ पर है, चर्च यार्ड में है।
यानी आपने ऊपर आपने दो दो का पेयर देखा 4 और ये 2 हो गए 6। चर्च यार्ड लाई मीन्स या चर्च यार्ड देखिए यहाँ पर यूफ्यूज में यूज किया गया है। चर्च होता है ना गिरजाघर, और चर्च यार्ड जिसमें जो कंपाउंड रोड बनाया गया है इसका मतलब गिरजाघर में है ना, गिरजाघर जहाँ पर होता है उनका इबादत खाना, वहाँ पर वो चूंकि जो बाउंड्री में कुछ जो है जगह छोड़ दी जाती है जहाँ पर कब्रें होती हैं मुर्दों को जहाँ दफन किया जाता है, तो ऐसे चर्च को कहते हैं ना चर्च यार्ड। तो वहाँ पर चर्च यार्ड यानी चर्च, अब आप समझ गए कि इसमें कब्र होंगे, कब्रिस्तान होगा है ना, एक तरह से इसे कब्रिस्तान कह देंगे है ना, ईसाइयों का कब्रिस्तान। वहाँ पर दो लोग इसके यानी कि एक भाई एक बहन वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं हमेशा के लिए है ना, ठीक है। शहर खमोशा में वो आराम फरमा रहा है, यानी वो अब फौत हो चुके हैं, अब वो मर चुके हैं। माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, कह रही है कि माई सिस्टर एंड माई ब्रदर एंड आई इन द चर्च यार्ड कॉटेज। वो वहाँ पे कौन है? माई सिस्टर, एक इसकी बहन जिसका नाम जेन है और एक इसका भाई जिसका नाम जॉन है। ये जेन और एंड जॉन ये दोनों कहाँ पर है? इस कब्रिस्तान में जो है, यहाँ इन दोनों कब्रों में क्या आराम फरमा रहा था, तो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो इसे जिंदा मानती है। आई ड्वेल नियर देम, अब यहाँ फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे कॉमा दे करके बता रहा है इस लाइन में क्या कि आई मीन्स कौन हो गई, यहाँ पर चाइल्ड हो गई। अब आगे बताए आई ड्वेल, मैं ड्वेल मीन्स क्या होता है? निवास करना, रहना, कयाम करना है ना। नियर देम, मैं उन्हीं के पास रहती हूँ, इनसे मैं दूर नहीं हूँ, मैं उन्हीं के पास रहती हूँ, लेकिन कहाँ किसके साथ? विथ माई मदर, अपनी मम्मी के साथ मैं रहती हूँ। इसी कब्रिस्तान के बिल्कुल पास थोड़ी दूर पर हमारी कुटिया है, हमारी झोपड़ी है, ठीक है। देखते हैं कहाँ पर, यू से। अब आगे फिर क्वेश्चन करता है, देखिए अब शॉक हो गया, यहाँ पर क्या है? सरप्राइज, बड़ा एस्टोनिश, भ्रम की स्थिति हो गई पोएट की। कहता है यू से दैट टू एट कॉन्वे ड्वेल, तुमने तो कहा कि दो लोग कॉन्वे पर गए हुए, मतलब कॉन्वे में रहते हैं। एंड टू आर गॉन टू सी, और दो लोग कहाँ पर हैं? समंदर में हैं। तो दो दो चार ये हो गए एग्जैक्ट। अब तुम्हें लेकर के 5, लेकिन यट मानी लेकिन, फिर भी, ये मीन्स यू, ये मीन्स आर का इंग्लिश यू, ये मीन्स होता है आपका यू है ना। तो कहे लेकिन फिर भी तुम, ये मैंने तुम आर 7, फिर भी तुम लोग 7 लोग हो। कैसे भाई? देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाया हुआ है, कैसे तुम लोग 7 लोग हो? तो कह रहा है फिर आई प्रे यू टेल, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप बताओ है ना। क्या इससे विनती करता है? स्वीट मेड, प्यारी बच्ची, मुझे बताओ, हाउ दिस बेबी, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है कि दो लोग मर चुके हैं फिर भी तुम लोग साथ हो। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई, और तब इसके बाद ये प्यारी बच्ची ने जवाब दिया। मेड, लिटिल मेड, प्यारी बच्ची, यानी यहाँ मेड किसके लिए है? चाइल्ड के लिए है। वीडियो थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड से बता रहा हूँ, क्लियर आपको मैं करते चल रहा हूँ, फिर अभी आपको अगर कोई इसमें देखते हैं इसको समझा देंगे आपको लिटरेरी डिवाइस। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई, तभी जो है ना छोटी प्यारी बच्ची ने इसे रिप्लाई किया, बताया क्या? 7 बॉयज एंड गर्ल्स आर वी, हम लोग 7 भाई बहन हैं। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, जिसमें से 2 भाई बहन जो कहाँ है? चर्च यार्ड लाई, चर्च यार्ड में वो लोग लेटे पड़े हैं। बीनीथ, कहाँ पर? द चर्च यार्ड ट्री। अब चर्च यार्ड का देखिए यहाँ पर पोजीशन बता रहा है कि वो चर्च यार्ड जो था, यानी चर्च यार्ड में जो कब्रें इनकी थी वो कहाँ पर थी? एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे, जैसे पेड़ है मान लीजिए, ये जैसे मान लीजिए पेड़ है ना, ये पेड़ हो गया, ये ट्री हो गया, और ये जो है ट्री है ना, ये ट्री बना हुआ है, और इस ट्री पे जो है यहाँ पर क्या है? ये इनकी कब्रें थी। यहाँ पर ये जो ट्री हो गई, यहाँ पर कब्रें थी, और 2 कब्रें थी है ना, एक इसकी बहन जेन की थी, इसकी जॉन की थी। तो कहती है, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे इसका पोजीशन कैसे है। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई बीनीथ द चर्च यार्ड ट्री, इस चर्च यार्ड का कब्रिस्तान में जो पेड़ है, इस पेड़ के नीचे कब्र है, वहाँ पर ये दोनों आराम फरमा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यू रन अबाउट। अब रन अबाउट देखिए बिल्कुल कितना अच्छा वर्ड यूज किया गया है। रन अबाउट का मतलब मीन्स अलाइव, यानी जिंदा हो, यानी तुम जो है एक्टिव हो। यहाँ रन अबाउट का मतलब एक्टिव हो, ये स्पीकर बोल रहा है, नरेटर बोल रहा है, किसको? चाइल्ड को एड्रेस कर कह रहा है यू रन अबाउट, तुम तो जिंदा हो। माई लिटिल मेड, मेरी प्यारी छोटी बच्ची, तुम तो अलाइव हो, तुम जिंदा हो, तुम हरकत कर सकती हो। योर लिम्स, लिम्स में क्या होता है? बॉडी का पार्ट, जैसे हाथ पैर आंख मुंह नाक है ना, लिम्स अंग, अंग जिसे कहते हैं। योर लिम्स में आप, तुम्हारे अंग, दे आर अलाइव, तुम्हारे जो बॉडी के पार्ट हैं वो क्या है? वो जीवित हैं, जीवित है तभी तो वो हरकत कर पा रही है। इन 2 आर इन द चर्च यार्ड लाइव, जबकि जो तुम्हारे 2 भाई बहन हैं, इन 2 मीन्स ये दोनों, आर इन द चर्च यार्ड लाइव, यानी वो लोग चर्च यार्ड में लेड है, लेड सॉरी ये लाई का यहाँ पर लेड है,
है ना। जबकि तुम्हारे जो दो भाई बहन है वो चर्चार्ज में लेड यानी पड़े हुए हैं, यानी अब वो मर के पड़े हुए हैं, लेगा यहाँ पे लेड है ना। देन यू आर ओनली 5, तुम तो जिंदा हो, तुम्हारे अंग, तुम्हारे जो है बदन के सारे सारे अंग तुम्हारे काम कर रहे हैं और तुम एक्टिव हो, जबकि तुम्हारे भाई बहन जो सो रहे हैं कब्रिस्तान में वो वहां पर पड़े हुए हैं, है ना। उसके अपोजिट तुम जिंदा हो। तो अब तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी है, तुम काम कर सकती हो और वो नहीं कर सकते, इसका मतलब वो मर चुके हैं। तो तुम बताओ कि तब तुम कैसे सात हुए, तब तो तुम लोग, देन यू आर ओनली 5, तब तो तुम लोग केवल 5 ही लोग हो रहे हो ना, 7 कहाँ हो रहे हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, एक तरह से ये भी इंसिस्ट कर रहा है, एक ही बात को जोर दे रहा है और चाइल्ड भी एक ही बात को जोर दे रही है। देयर ग्रेव्स आर ग्रीन। अब यहाँ पर यह जवाब दे रही है कि उनके जो कब्र हैं वो कैसे हैं, ग्रीन है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि उनके कब्र का कलर कैसा था। ग्रीन का मतलब कि उस पर घास आ गए है ना, कब्र पर मिट्टी होती है कब्र पे, तो वहाँ पर घास आ गए हरे हरे। दे मे बी सीन। अब यहाँ दे का मतलब किसके लिए, ग्रेव्स के लिए है ना, ग्रेव्स। यहाँ पर ग्रेप्स की बात कर रहा है, दोनों कब्रों की बात कर रहा है यहाँ पर दे, है ना। दे में भी सीन यानी उनके कब्र को आप आसानी से, सर आप उनकी कब्रों को आसानी से देख सकते हैं। द लिटिल मेड रिप्लाई, किसने बोला, छोटी बच्ची ने कहा कि सर उनके कब्र का रंग कैसा है, अब हरा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। 12 स्टेप्स आर मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर। और जिस जो कब्रिस्तान की दूरी है, अब यहाँ पर क्वेश्चन टीजीटी वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितनी दूरी थी उसकी, है ना। तो 12 स्टेप्स आर मोर फ्रॉम माई मदर स्टोर। मदर स्टोर मैंने माँ का घर, यानी इस मम्मी के साथ जहाँ अपने कुटिया में रहती है, इस कुटिया से इस कब्रिस्तान की दूरी कितनी है, केवल 12 कदम है। एंड दे आर स्लाइड बाई स्लाइड, सॉरी साइड बाई साइड। और वो दोनों यहाँ पर हैं, यानी जो दो कब्रें हैं, यानी इसके भाई और इसकी बहन की, वो कहाँ है, साइड बाई साइड है, पास पास है। क्लियर, साइड बाई साइड। 40 लाइन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है कुछ लाइन और हैं। माई स्टॉकिंग्स देयर आई ऑफन निट। अब यहाँ पे क्या कहती है, यहाँ क्वेश्चन बनता है टीजीटी में, वो वहाँ क्या करती थी, स्टॉकिंग्स का मतलब होता है जिराबे, यानी जो लंबे लंबे जो शॉक्स होते हैं। जैसे आप उसमें देखे हैं 12th नाइट में, 12th नाइट में देखेंगे जब वो ओलिविया को जो है टेम्प्ट करने जाता है ना, लोग उसका पागल बनाते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वो येलो कलर का स्टॉकिंग्स पहनता है। आप में कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि वो उस कैरेक्टर का क्या नाम होता है। माई स्टॉकिंग्स देयर आई ऑफन, ऑफन मैंने होता है क्या, अक्सर या प्रायः, प्रायः इसे हिंदी में कहेंगे प्रायः, उर्दू में कहेंगे अक्सर, ठीक है ना। तो जा कह रहे हैं कि वहाँ निट मतलब क्या होना है यहाँ, है ना, यहाँ पर इसको कहेंगे, निट का मतलब होता है ना बुनना, है ना। तो माई स्टॉकिंग्स देयर आई ऑफ ए निट, मैं अपने वहाँ पर मैं जाके अपने स्टॉकिंग्स को, अपने अपने जो है जिराबों को वहाँ पर मैं बुनती हूँ। एंड माई kerchief देयर आई हेम। kerchief का मतलब होता है ना, जैसे जो स्क्राफ होती है, जो लेडी लोग क्या करती हैं या बच्चियाँ क्या करती हैं, अपने बालों में जो जोड़े के पास जो है इसे आगे से करके पीछे को लगाती हैं, तो उसे कहते हैं kerchief, यानी छोटा स्क्राफ एक तरह से कह सकते हैं ना। देयर आई हेम, हेम का मतलब यहाँ होता है यहाँ पर सिलना, ठीक है। एक होता है हैम होता है। अब आप बताएं हैम क्या होता है। हैम आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा, ये पेयर वर्ब आता है लेकर के, मतलब ये पेयर वर्ड है, हैम एंड एग्स, है ना, बैग एंड बैगेज, एंड राइस एंड क्या है, चले राइस करी, तो इस तरह से आते हैं वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे हैम, हैम के साथ किस टाइप का वर्ब यूज किया जाता है। सिंगुलर हैम, हैम एंड एक्स, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। चले, माई kerchief देयर आई हैम, मैं अपने जो है ना kerchief को क्या करती हूँ, अपने स्क्राफ्स को, यानी जूड़ा, बालों में जूड़ा लगाने वाले स्क्राफ्स को वहाँ पर क्या करती हूँ, सिलती हूँ। एंड देयर अपॉन द ग्राउंड, और इस तरह से अपॉन द ग्राउंड मीन्स उस ग्राउंड में आई सिट, आई सिट मैंने मैं वहाँ पर बैठ जाया करती हूँ। एंड सिंग ए सॉन्ग ऑफ देम, और फिर मैं उनके लिए, देम मीन्स उन अपने अपने जो है उस कब्र में लेटने वाले भाई बहनों के लिए मैं क्या करती हूँ, गीत गाती हूँ। इस तरह से यानी मैं उनके उनके ज़िंदगी का अभी भी पार्ट हूँ, अभी भी उनकी ज़िंदगी का मैं हिस्सा हूँ। मैं उनसे दूर नहीं हूँ, ना वो मुझसे दूर है, मैं उनके सभी खुशियों में शामिल होती हूँ और वो भी मेरी खुशियों में शामिल होते हैं। तो आप देखते हैं, आप नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या है, आई ऑफन आफ्टर सनसेट, सॉरी एंड ऑफन आफ्टर सनसेट सर। और आगे बता रही है कि एंड ऑफन, ऑफन माने क्या होता है, प्रायः, एंड ऑफन आफ्टर सनसेट, जब सनसेट हो जाता है, जब संध्या का समय होता है महोदय। एंड व्हेन इट इज लाइट एंड फेयर, लाइट एंड फेयर क्या है, ये एक टाइम होता है जिसे कहते हैं हम ट्विलाइट, है ना। ट्विलाइट, माने गोधुली, यानी कि जो मगरिब का वक्त होता है ना, मगरिब का वक्त जो होता है
उसे कहते हैं ट्विलाइट, जब दिया जलाया जाता है ना, अरबी है ये वर्ड, ट्विलाइट अरबी अरबिक है और ये इंग्लिश है, ठीक है। व्हेन इट इज लाइट एंड फेयर, जब और क्या कहती हैं ये बच्ची, कहती है कि महोदय जब जो है सूर्य ढल जाता है, यानी सूर्य ढलने का समय होता है, तब अक्सर, है ना, जब गोधूली का समय होता है तब अक्सर मैं क्या करती हूँ, आई टेक माई लिटिल पोरिंजर। पोरिंजर क्या है भाई, मिट्टी के प्याले में जो परोसा हुआ भोजन होता है ना। तो कह रही है कि फिर मैं मिट्टी के प्याले में परोसे हुए अपने, है ना, छोटे से प्याले में परोसे हुए भोजन को लेकर के आई ईट माई सपर, सपर मीन होता है शाम का भोजन, तो मैं शाम का भोजन मैं कहाँ करती हूँ, देयर मीन्स वहीं कब्रिस्तान में, उनके जहाँ पर वो मेरे भाई बहन लेटे हुए हैं। कह रही है जब शाम का वक्त हो जाता है और गोधूल का टाइम हो जाता है, तब मैं अपना सफर यानी अपना शाम का भोजन अपने मिट्टी के छोटे से बर्तन में, प्याले में ले करके जाके वहीं भोजन ग्रहण करती हूँ। ओके, अपना अपना खाना जो है ये वहीं तनावुल फरमाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट दैट डाइड वाज सिस्टर जेन। अब जो इसकी भाई बहन जो मरे हैं सिबलिंग में, सबसे पहली इसकी बहन का नाम क्या था, जो सबसे पहले मरी थी उसका नाम था जेन, ठीक है ना, जेन। ये क्वेश्चन पूछा, अब इसलिए मैंने आपको स्टोरी में बता दिया था वहाँ। इन कैसे मरती है यहाँ ये भी पूछता है, इन बेड शी मोर्निंग ले। और वो जो कह रही है कि पहले जो बहन जो मेरी मरी उसका नाम था जेन, जो कि बिस्तर पर कराहते कराहते यानी लेटे लेटे क्या थी कराहती रहती थी, और तब तक कराहती रही जब तक कि टिल मीन्स तक गॉड रिलीज हर ऑफ हर पेन, जब तक कि गॉड ने उसके दुखों को, उसके कष्टों को जब तक गॉड ने दूर नहीं कर दिया, यानी जब तक गॉड ने, ईश्वर ने, खुदा ने जब तक उसके तकलीफ़ों को जब तक दूर नहीं कर दिया, जब तक तकलीफ़ों से उसे निजात नहीं दे दी, तब तक वो तकलीफ़ों को झेलती रही, बिस्तर पर वो कराहती रही, वो पड़ी रही, और इस तरह से एंड देन शी वेंट अवे, और इस तरह से वो कराहते हुए, तड़पते हुए, छटपटाते हुए इस दुनिया से वो अलविदा कह के चली गई। ओके, क्लियर, अभी स्ट्रेंजर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेट, और इस तरह से चर्च यार्ड में शी वॉज लेट, वो कहाँ है, वो चर्च यार्ड में वो पड़ी हुई है, वो सोई हुई है। एंड वेन द ग्रास वॉज ड्राई, और जब घास सूख जाता है, टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, तब हम क्या करते हैं, टुगेदर मीन साथ साथ में, राउंड हर ग्रेव उसके यानी उस बहन के अपने कब्र के पास, वी मीन्स हम लोग क्या करते हैं, खेला करते हैं। और जब जो है, हाँ, चर्चयार्ड सी सो इन द चर्चयार्ड शी वॉज लेट, और इस तरह से वो चर्चयार्ड में लेटी हुई है। और जब घास सूख जाता है, यानी जब, है ना, गर्मी का मौसम आता है, तेज गर्मी का मौसम आता है, तो क्या करते हैं हम अपनी बहनों के साथ, यानी अपनी बहन के साथ वहाँ जाकर खेला करते हैं, जहाँ पर माई ब्रदर जॉन होता है एंड आई, यानी मेरा भाई जॉन और वो मेरी बहन वहाँ जाकर के क्या करते हैं, खेला करते हैं। अब बस 2 स्टैंजा और है, इसके बाद ये आपका जो है पोयम समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को, पहले 4 काम कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को तुरंत शेयर कर लें और लाइक भी कर लें तुरंत, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर वहाँ पे दे दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें। और अगर आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लासेस, आपको लाइव भी मिलेगी, आपको एलिमिनेट क्लासेस, आपको मैं वहाँ ये बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको स्किप करना है, और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको ऑथेंटिक चीज़ें थोड़ी सी पढ़नी है, और उसको आपको कई बार उसको आपको ब्रशअप करना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और ऐसा ही टेक्निक हमारे सारे बच्चे करते हैं, और अभी आपने देखा कि बिहार में मोस्टली बहुत सारे बच्चे हमारे पेड बैच से सिलेक्ट हुए हैं, है ना। 2021 में आपके टीजीटी पीजीटी में काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 100+ बच्चे हमारे यहाँ यूपी टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट हुए थे 2021 में। एंड व्हेन द ग्राउंड वाज वाइट विथ स्नो, और जो है जब कहते हैं एंड व्हेन द ग्राउंड वाज वाइट विथ स्नो, और जब ग्राउंड मतलब क्या है, वो उसकी ज़मीन, वाज वाइट विथ स्नो, जब उसकी जो है ज़मीन कैसी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, यानी कब्रिस्तान की ज़मीन जब सफ़ेद हो जाती है, उसकी भूमि, है ना, कब, सर्दी में जब सफ़ेद हो जाती है, नहीं, अब वहाँ पर आइस आ जाते हैं, बर्फ़ आ जाते हैं, एंड आई कुड रन एंड स्लाइड, तो उस आइस पर क्या करती हूँ मैं, वहाँ पर स्लाइड करती हूँ, वहाँ पर क्या करती है वो, है ना, फिसलती है, सरकती है, स्लिप करती है ना। तो माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स टू गो, अब फिर देखो, फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर टोन थोड़ा सीरियस हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर प्लीजेंट टोन था, हैप्पी टोन था, यहाँ पर सीरियस टोन हो गया तुरंत। टर्न जो है आप, है ना, यहाँ पर इसके
इसके आइडियाज़ जो है क्या बदल गए, है ना। टोन तुरंत जो है यहाँ पर चेंज हो गया। माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स टू गो, अभी पहले जेन के बारे में बताई थी, अब कह रही है कि मेरा भाई जॉन भी जो है फोर्स टू गो, मतलब मजबूर हो गया जाने से, दुनिया से रुखसत होने के लिए बहुत मजबूर हो गया, बहुत मजबूरी में दुनिया से रुखसत हुआ, वो गया, दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहता था। एंड ही लाइज बाई हर साइड, और इस तरह से वो इतना मजबूर हो गया मेरा भाई जॉन कि वो भी जा करके, हर मीन्स यहाँ पर जेन है, यानी जो उसकी बहन जो मर चुकी है, और वो भी इतना मजबूर हो गया कि मेरा भाई जॉन भी जा करके अपनी बहन जेन के पास, उसके कब्र के पास जा करके हमेशा के लिए सो गया और दुनिया से फना हो गया, दुनिया से रुखसत हो गया। ठीक है, मगर ये बात नहीं कह रही है कि रुखसत हो गया, यानी ये कह रही है कि वो जाके लेट गया। इसका मतलब क्या है, वो मर गया, है ना। यूफ्यूज फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। हाउ मेनी आर यू देन सेड आई, अब फिर ये इतना शॉक हो गया, कह रहा कि अब फिर बताओ मुझे है बच्ची। सेड आई मीन्स, है ना, मैंने उससे पूछा, आई सेड, है ना, आई सेड, मैंने उससे पूछा हाउ मेनी आर यू देन, तुम लोग कितने लोग हो बच्चे। इफ़ दे टू आर इन हेवन, अगर उसमें से दो लोग जन्नत में, बहिश्त में चले गए, हेवन मीन्स यहाँ पे क्या है, बहिश्त में, जंगल, सॉरी, इसमें जो है जन्नत में जाना, तो जन्नत में जाने का मतलब इंसान कब जाता है, जन्नत जहन्नुम में, वो मर करके जाता है ना। क्विक वॉच द लिटिल मैन रिप्लाई, तो कह रहा है कि जब तुम्हारे दो भाई बहन मर गए तो बताओ तुम वो कैसे 7 लोग हैं। अब इतना सुनते ही ये तुरंत जवाब देती है बच्ची, कहती है क्विक वॉच द लिटिल मेड रिप्लाई, मेट्स रिप्लाई, तभी वो बच्ची जो है, बच्ची का तुरंत रिस्पांस आता है। मेट्स रिप्लाई मीन्स बच्ची का जवाब, उस बच्ची का तुरंत जवाब क्या आता है, ओ मास्टर वी आर 7, कहती है ओ मास्टर वी आर 7। अब केवल 4 लाइन, आपका 5 लाइन, हाँ आपका जो है ये 60 हो गया। अब इसमें जो है कुछ स्टैंजा और है, देखते हैं। ओ मास्टर वी आर 7, कह रही है ओ मास्टर, है ना सर, हम साथी लोग हैं, आप मानिए हम लोग साथी लोग हैं। बट दे आर डेड, दोज टू आर डेड द स्पिरिट्स इन हेवन, तब ये कहता है बट दे आर डेड, लेकिन नहीं, वो लोग तो मर चुके हैं। दोज टू आर डेड, जो 2 लोग मर चुके हैं, द स्पिरिट्स आर इन हेवन, उनकी आत्माएं, उनकी रूहें अब कहाँ हैं, यहाँ दुनिया में नहीं हैं। अब उनकी रूहें कहाँ परवास कर गई, वो बहिश्त में चली गई, वो जन्नत में चली गई, अब वो यहाँ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, कंक्लूडिंग जो लाइन, ये जो आपका मैंने बताया आपको कि कंक्लूजन में जो इसका थीम दिया हुआ है ना, तो यहाँ ये दिखा रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन दिखा दिया इसमें, कह रहा है ट्वास थ्रोविंग वर्ड्स अवे फॉर स्टिल, मतलब जितना भी मैंने उसे वर्ड्स में, यहाँ पर आर्गूमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ डिबेट जो हुआ है, जो आर्गूमेंट हुआ है, जो कन्वर्सेशन हुआ है, उसके लिए यहाँ वर्ड्स की बात कर रहा है। तो जितना भी मैंने हमारी बीच उसके दरमियान जो भी बातचीत हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई उसका परिणाम नहीं निकला, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, सारा हमारा मेहनत क्या था, वो निरर्थक था। फॉर स्टिल, स्टिल क्योंकि, स्टिल मीन्स अभी भी, द लिटिल मेड यानी छोटी बच्ची, वुड हैव हर विल, अपनी भी अपनी ये छोटी बच्ची अपनी ही बात पर कायम है, अपनी ही कॉन्सेप्ट पर, अपनी ही इच्छाओं पर, अपने ही विचार पर, अपने ही आइडियाज पर, अपनी ही आइडियोलॉजी पर वो कायम है। और क्या कहती है, एंड सेड ने वी आर 7, नहीं हम लोग कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो इस तरह से देखा, यह आपके पोयम का इख्तिताम होता है ना। ये पोयम आपका जो है एंड हो गया, फिनिश हो गया। अब हमारे, अगर आप वीडियो को नए देख रहे हैं तो आपको मैं इसमें कुछ इन्फॉर्म कर दूं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जाने क्या है कि हमारा, फिर से आप देखते हैं, ये हमारा जो है आप पेड बैच चल रहा है, ओके। तो ज्वाइन आप कर सकते हैं इस पेड बैच को, लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड बैच को। इसमें कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, करंट में टीजीटी, पीजीटी, DSSS, EMRS और NTA नेट के आपको, है ना, बैचेस मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं आपको इसमें मिल के आ रहा है कंप्लीट यूट्यूब पर होल सिलेबस आपका इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज को कवर किया जा रहा है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको टेलीग्राम पर भी दिया जा रहा है। ये टेलीग्राम वाला जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, या पब्लिक ग्रुप में है। इसका जो है लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप जो है वहाँ से लिंक से आप जाकर के मुझसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और फ्री में अपनी वो वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर पेड में करना है तो आपको क्या करना होगा, आप वहाँ से आकर के भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप सीधा एक काम करेंगे, ये जो व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा पहला वाला ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सअप करना है ना। ये दोनों मेरे कॉलिंग नंबर भी हैं, बट इसमें से ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो व्हाट्सअप नंबर 8115590317, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आप मुझसे सीधे से जुड़ जाएंगे। और आप देखिए
रिजल्ट आपके सामने है। बिहार में बीपीएससी में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये इसमें मेरे द्वारा बीपीएससी बिहार की अंग्रेजी परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अहमद सर के मार्गदर्शन में चयनित अभ्यर्थी, इसमें आपके जो है ये मरियम जी हैं, मरियम मैम बाराबंकी से, शाइस्ता जी हैं ये वहाँ के इलाहाबाद की, सौम्या मैम है, शुभारती विष्णु वेस्ट बंगाल से भाई हमारे हैं, 61 रैंक था इनका, इनका ईएमआरएस में भी सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा शिवराम भाई हैं, तूफान भैया हैं, सर्वेश यादव जी हैं, नीलोफर मैम हैं, नीलोफर मैम भी बिहार में सिलेक्ट इस समय ज्वाइन कर चुकी हैं, रेहाना जी हैं। और इस तरह से ये हमारी थोड़ी बहुत हमारे बारे में है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप फिर से मैं आपको बता दूं अपना व्हाट्सएप नंबर 8115590317। आप मुझसे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा आप कमेंट आप इसमें जो है कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स माय डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड बी केयरफुल। नाइस टू मीट यू।